नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र कुमार राजपूत यूनिक ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो है आज हम लोग समझेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 में पार्ट नंबर जो आपका है 5। इस पार्ट में यानी लेक्चर नंबर जो है आपका 5 है। और इस लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, राउल्ट के सूत्र का निगमन। पिछली वीडियो में मैंने राउल्ट का नियम तो बता दिया था और इसके सूत्र का निगमन में बता रहा था, जब तक कुछ वीडियो मिस्टेक हो गई थी जिसके कारण मैं पूर्ण वीडियो शूट नहीं कर पाया था। इस वीडियो में आपको राउल्ट के नियम का, ये राउल्ट के सूत्र का निगमन और आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन, धनात्मक विचरण और ऋणात्मक विचरण यानी, और राउल्ट के नियम में जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग समझाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन दिखाई पड़ेगा तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखें। तो चलिए आज हम लेकर चल रहे हैं राउल्ट के सूत्र का निगमन। राउल्ट के सूत्र का निगमन यानी जो राउल्ट ने नियम दिया उसका सूत्र। तो राउल्ट के सूत्र का निगमन यानी राउल्ट के सूत्र का निगमन। राउल्ट के सूत्र का निगमन यानी राउल्ट के नियम से हम देखेंगे निगमन कैसे होता है। मैंने मान लिया ये कोई, अब विधिवत रूप से एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे और एक आप लोगों से और रिक्वेस्ट कहें या आदेश कहें, यदि आप लोग इस चैनल पर इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए। मैं आपको बता दूं केमिस्ट्री और फिजिक्स टॉपिक बाय टॉपिक पूर्ण कोर्स आपको अवेलेबल मिलेगा, उपलब्ध है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो को बारीकी से देखिए, आपको बिल्कुल फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों समझ में आने लगेंगी। तो देखें, हम लोग राउल्ट के नियम का निगमन करने चल रहे हैं। मैंने मान लिया ए कोई क्या है हमारा, ए जो है विलय है, ए क्या है हमारा विलय है, और वी क्या है विलायक है। बी क्या है विलायक है। ए और बी यानी ए विलय है और बी क्या है विलायक है। इन दोनों से मिलकर के, इन दोनों को मिलाकर के एक विलयन बनाया जा रहा है ए बी। इन दोनों को मिलाकर के एक विलयन जो हमारा बनाया जा रहा है ए बी, ये विलायक है और ए बी क्या है हमारा विलयन है। ये हमारा क्या है विलयन है। अब देखें, विलायक विलयन तो हमें पता हो गया। इसके पश्चात मैं मान लेता हूं इसका विलायक विलय का आंशिक दाब। मैंने मान लिया विलय का आंशिक दाब क्या है, मैंने माना विलय का, यदि लिख लेते हैं, यदि विलय का आंशिक दाब Pa तथा विलय का आंशिक दाब Pa और विलायक का आंशिक दाब में मान लेता हूं Pb, तो विलयन का कुल आंशिक दाब। और ये चीज जो है, सभी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं द्रव विलयन में पढ़ रहे हैं। अब देखें तो विलयन का कुल आंशिक दाब मान लेता हूं जो है हमारा Pt है। तो Pt बराबर यानी विलयन का जो कुल आंशिक दाब होगा वो विलय और विलायक दोनों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। तो मैं Pt बराबर लिख सकता हूं Pa प्लस Pb। इसे मैं मान लेता हूं समीकरण 1। इसे मैंने क्या माना, समीकरण 1 माना। अब मान लेते हैं हमारा जो विलय का, अच्छा इसको लिखने से पहले ये समीकरण लिखना चाहना तो लिख लेना और कुछ थ्योरी लिखनी पड़ेगी। ए विलय और बी विलायक दो अवयवों के द्वारा एक मिश्रण या एक विलयन ए बी बनाया जाता है, जिसमें विलय का आंशिक दाब Pa और विलायक का आंशिक दाब Pb है। विलय का वाष्प दाब P0 A और विलायक का वाष्प दाब P0 V है तथा विलयन का जो है आंशिक दाब
P0 है। विलयन का आंशिक विलयन का वाष्प दाब P0 है, ठीक है। वाष्प दाब और आंशिक दाब में बहुत डिफरेंस है। वाष्प दाब को हम लोग लिखते हैं P0 से, जबकि आंशिक दाब को सीधे सीधे प्रेशर से लिखते हैं, यानी P से लिखते हैं, ठीक है। अब देखें इधर, मान लेते हैं, माना विलय का आंशिक दाब, विलय का वाष्प दाब, विलय का वाष्प दाब P0A है, और विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब P0B है, P0B है। तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा? विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? P0 मान लेते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब हो जाएगा P0। तो विलयन का वाष्प दाब मैंने मान लिया P0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा P0। तो अब मैंने अभी बताया था जो PA बराबर, राउल्ट के नियमानुसार चलते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार निकालें। तो राउल्ट के नियम के अनुसार यदि हम चलें तो राउल्ट जी ने बताया क्या था, जो आंशिक दाब होता है विलय अथवा विलायक का, जो आंशिक दाब होता है उनके मोल प्रभाज और वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो मैं मान लेता हूं विलय का, यानी विलय का जो आंशिक दाब PA है, वो विलय के वाष्प दाब से विलय के वाष्प दाब, तो विलय का वाष्प दाब मैं मान लेता हूं P0A है, और इसका जो आंकिक मोल प्रभाज है, आंकिक नहीं मोल प्रभाज है, वो मैंने मान लिया XA है। क्या मान लिया? XA, ठीक है। मैंने इसे क्या मान लिया? XA। इसी प्रकार मैं मान लेता हूं, ये तो हमारा किसका हो गया? विलय का, विलय के लिए हो गया, विलय का आंशिक दाब हो गया। इसी प्रकार मैं विलायक का निकालता हूं, तो विलायक के आंशिक दाब को लोग PB से डिनोट करते हैं। तो PB बराबर क्या हो जाएगा हमारा? PB बराबर P0B हो जाएगा, इंटू हो जाएगा XB। ये क्या है? विलायक का आंशिक दाब, ये क्या हो गया हमारा? विलायक का आंशिक दाब हो गया। विलय का आंशिक दाब और विलायक का आंशिक दाब मैंने दोनों लिख दिया। अब देखें इधर, यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर राउल्ट के नियमानुसार उन दोनों को समीकरण एक में PA और PB का, भाई समीकरण एक आपका A है और इसमें इन दोनों का मान रख दें, तो यहाँ पर लिख दें समीकरण एक में PA और PB का मान रखने पर, समीकरण एक में PA और PB का मान रखने पर, PA और PB का मैं मान रख दूं तो देखिए PT बराबर क्या आ जाएगा, यानी आंशिक दाब टोटल क्या आ जाएगा? PA की जगह पर हम ये मान रख देते हैं P0A इंटू, और इसी को इंटू न लगा करके मैं ऐसे ले लेता हूँ XA, और फिर PB का P0B, और यहाँ पर हो जाएगा XB, P0B XB। ये क्या हो गया भैया? इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 2। इसे मैंने क्या माना? समीकरण 2 मान लिया। कब? इसमें PA और PB का मैंने मान रख दिया है, ठीक है। अब देखें PA PB का मान रखने के पश्चात अब एक चीज हमने, एक फार्मूला हमने और पढ़ा था। क्या फार्मूला पढ़ा था? मोल प्रभाज बराबर क्या होता है? मोल प्रभाज में एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, जब XA और XB दोनों को जोड़ा था तो 1 निकला था। XA और XB दोनों को जब हमने जोड़ा था तो 1 निकला था। यदि मैं यहाँ से XA का मान निकालूं तो आ जाएगा 1 माइनस XB आ जाएगा, 1 माइनस XB। अब यही मान XA का मान समीकरण 3 में वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी XA का मान, यानी विलय के मोल प्रभाज का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 में लिखेंगे एक्स ए का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी टी यूकेल हो जाएगा पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह पर हम रखेंगे 1 माइनस पी नॉट ए, तो हमारा हो गया। और इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, 1 माइनस एक्स बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का पी नॉट बी, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स बी। अब हमने क्या किया, यदि मैं गुणा कर दूं दोनों के अंदर, तो देखिए पी टी बराबर क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस के पी नॉट ए एक्स बी, प्लस का पी नॉट बी और एक्स बी। अब देखिए हमें इसमें कुछ कॉमन मिलने वाला है। इसमें यदि हमें कॉमन मिल जाए एक्स बी, हमें क्या मिल रहा है कॉमन, इसमें जो हमें कॉमन मिलने वाला है वो एक्स बी है। तो देखिए एक्स बी कॉमन हमें जो मिल गया, कुछ एक्स ए हो गया, और एक्स 1 माइनस एक्स ए हमने जब रख दिया, 1 माइनस एक्स ए पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है। अब देखिए पी टी बराबर, अब मैं इसको थोड़ा आगे लिख दूं, पी नॉट ए तो हमारा यहीं पर रहेगा, और इसको मैं आगे लिख देता हूं, प्लस का है पी नॉट बी एक्स बी, और ये तो माइनस में है, तो माइनस में से मैं पीछे लिख देता हूं यहाँ पर पी नॉट ए और एक्स बी। अब मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँ, क्या एक्स बी हमें कॉमन मिल जाएगा, हमें जो कॉमन मिल जाएगा क्या, पी टी बराबर हमें एक्स बी यहाँ पर भी, एक्स बी यहाँ पर भी, तो पी नॉट ए को तो हम ऐसे रहने देते हैं, पी नॉट ए को यहीं पर रहने दें, और प्लस का एक्स बी जब मैंने कॉमन ले लिया तो पी नॉट बी माइनस का पी नॉट ए, पी नॉट बी माइनस का पी नॉट ए, ये हमारा क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा पी नॉट बी और पी, ये हमारा किसका टोटल आ गया। कब, ये मोल प्रभाज के पदों में। मैंने जब एक का मोल प्रभाज यानी किसी एक का मोल प्रभाज ज्ञात हो तो इस प्रकार निकाल सकते हैं। यदि मैं अब की बार क्या करूं, यहां पर लिख देता हूं, इसको मैं थोड़ा रफ करता हूं, ठीक है, ऊपर मैं इसको रफ कर लेता हूं फिर आपको बताता हूं। इससे भी मैं रफ कर देता हूं। देखें यहां पर, अब मैं यहां से यदि एक्स बी का मान निकालूं तो एक्स बी बराबर क्या आएगा हमारा, एक्स बी बराबर आ जाएगा, एक्स बी बराबर आएगा 1 माइनस एक्स ए। अब समीकरण 3 में रखने पर इसे क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, 3 नहीं, हाँ समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा पी टी यूकेल है पी नॉट ए एक्स ए प्लस का पी नॉट बी एक्स बी। अब एक्स बी की जगह पर ये पॉइंट रख दीजिए, पी टी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस का पी नॉट बी, यहाँ पर 1 माइनस एक्स ए, 1 माइनस एक्स ए आ गया। अब देखें इधर पी टी बराबर आ जाएगा हमारा पी नॉट ए एक्स ए प्लस का पी नॉट बी प्लस का माइनस का आ गया यहाँ पर माइनस का पी नॉट बी माइनस और इंटू में क्या आ जाएगा हमारा एक्स ए, इंटू में क्या आ गया हमारा एक्स ए। अब देखें पी नॉट बी को मैं साइड में कर दूं, पी टी बराबर पी नॉट ए और एक्स ए, ये वाला टर्म और ये वाला यहाँ पर माइनस का पी नॉट बी और एक्स ए प्लस का पी नॉट बी, प्लस का क्या आ गया हमारा पी नॉट बी। अब देखें इधर थोड़ा सा समझें, यदि मैं यहाँ पर एक्स ए को बाहर निकाल लूँ तो पी टी बराबर एक्स ए को मैंने बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी और प्लस का पी नॉट बी, ये हमारा क्या आ गया। दोनों स्थितियों में यानी जब विलय और विलायक दोनों के मोल प्रभाव दे दिए जाएं, यहाँ पर मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, इसको मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, यानी यहाँ से जो हमारा निकल के आएगा
पी टी बराबर यक्स ए, जब मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर पी नॉट ए बचेगा, माइनस का पी नॉट बी बचेगा और प्लस का पी नॉट बी। ये दोनों फार्मूले निकल के आ जाएं। यदि देखिए कहीं पर विलय और विलायक दोनों का क्या दे दे, विलय और विलायक दोनों का वाष्प दाब दे दिया हो और एक का मोल प्रभाज दे दिया हो, तो विलयन का हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या? विलयन का आंशिक दाब, कुल आंशिक दाब इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं। यदि कहीं पर विलायक जो है किसी एक्स बी का, यानी विलायक का मोल प्रभाज दे रखा हो, तो भी हम इन दोनों फार्मूलों से विलयन का आंशिक दाब निकाल सकते हैं। यही राउल्ट का नियम है। क्यों? क्योंकि मोल प्रभाज, देखो मोल प्रभाज और आंशिक दाब जो होता है, मोल प्रभाज तथा 2 मिनट सूत्र के निगमन के अनुसार, ठीक है, मोल प्रभाज तथा आंशिक दाब, मोल प्रभाज तथा आंशिक दाब, और ये आगे जो जोड़ा गया है ये भी आपका जो क्या है वाष्प दाब ही है। ये जो हमारा ऊपर लिखा है यहाँ, ये भी आपका वाष्प दाब ही है। इसको भी हमें वैल्यू पुट करना पड़ता है सूत्र में, ध्यान रखें। अब देखें, ठीक है, अब इसको मैं रफ कर रहा हूं। अब मैं कुछ ग्राफ खींचता हूं, मोल प्रभाज तथा आंशिक दाब के मध्य में कुछ ग्राफ। और ये जो मैंने बताया है इसको आप कॉपी पे नोट कीजिएगा, क्योंकि नोट करना, यदि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो स्क्रीनशॉट से आपको काम नहीं चलने वाला, आपको कॉपी पे नोट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कॉपी पे नोट करेंगे तब आपको ज़्यादा बेटर तरीके से, अच्छी तरीके से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान रखें, ये चीज़ आपको समझनी है तो कॉपी में नोट करें, कॉपी पेन लेकर के बैठिए और वीडियो को विधिवत रूप से एक तरफ से देखिए, सीरियल से देखिए, एक के बाद एक देखिए, तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। देखें यहाँ पर और चीज़ समझते हैं। हाँ, और चीज़ देखें, यदि मैं इनके मध्य ग्राफ खींचूं तो ग्राफ आपका इस प्रकार का बनता है। इस ग्राफ को खींचना सीख जाएं थोड़ा। मैं मान लेता हूं ग्राफ किस प्रकार का बनता है। देखें इधर एक चीज़ को, एक एक चीज़ को यहाँ पर मान लेते हैं। विलायक का मोल प्रभाज क्या है? 0 है। मोल प्रभाज क्या है? 0 है। और विलय का मोल प्रभाज जो मान लेते हैं 1 है। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक्स ए को मानेंगे 0 है और एक्स बी बराबर मानेंगे 1 है। इस समय जो पी ए होगा हमारा, इस समय जो पी ए होता है वो इस प्रकार होता है। पी ए विलय का ये निकलता है, थोड़े डॉटेड फॉर्म में बनाता हूँ इसे मैं। इन दोनों के जो निकलेंगे हमारे डॉटेड फॉर्म में बनाते हैं। देखें ग्राफ को, ये जो हमारा पी ए है, पी ए कहें तो विलय का आंशिक दाब है। ये जो है विलय का आंशिक दाब है। अब यहाँ से मैं खींचूं तो ये जो हमारा डॉटेड लाइन जो दर्शा रहा है ये क्या है? ये जो है विलायक का आंशिक दाब है। ये विलायक का आंशिक दाब है। और यदि विलयन का आंशिक दाब कैलकुलेट करना पड़ जाए तो इस वाले फार्मूले से, इससे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा होगा पीटी। यही इनके मध्य ग्राफ होता है। ये सिंपल सा ग्राफ है और कुछ नहीं है, ध्यान रखें। यानी सबसे उच्च देखें यहाँ से, इस समय हमारा मोल प्रभाज क्या है? 0 है। और धीरे धीरे हमारा मोल प्रभाज यानी पास जो है दाब को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर भाई विलायक का मोल प्रभाज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एक्स यानी विलय का मोल प्रभाज 1 है। अब इस समय हमने इसका क्या देखना है? हमें जो है आंशिक दाब कैलकुलेट करना है, तो आंशिक दाब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यानी पी ए इंटू 1, यानी जो आंशिक दाब आ जाएगा यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार आंशिक दाब पी भी आ जाएगा। अब देखें आदर्श विलयन को समझते हैं। आदर्श विलयन क्या होता है, इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अच्छा, इससे जो निकला है हमारा यहाँ से पी टी बराबर जो निकलता है, चलो इस चीज़ को हम बाद में समझेंगे।
फार्मूला भी मैंने क्या निकाला उसको एक बार समझ लेते हैं। पी टी बराबर क्या निकाला हमने, पी टी बराबर जो फार्मूला निकला था पी टी बराबर यहाँ पर निकला है हमारा एक्स बी यानी एक्स बी यानी काई बी, और निकला है पी बी माइन पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, और प्लस में निकला है क्या हमारा पी नॉट ए, ये निकला है पी नॉट ए। अब यदि हम रख दें एक्स बी बराबर क्या, क्योंकि एक्स ए देखो इस समय इस स्थिति में निकाल रहे हैं, इस स्थिति में मैंने मान लिया एक्स बी क्या है हमारा 0 है। इस वाली जो ग्राफ खींचा गया है इस स्थिति को लेकर खींचा गया है, पी टोटल यानी पी टोटल को लेकर के हमारा ग्राफ खींचा गया है। देखें यहाँ से यदि एक्स बी बराबर मैं रख दूँ 1, अच्छा एक्स बी बराबर 1 कैसे रख दिया, जब आपका एक्स ए क्या है 0, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी जब दोनों को जोड़ते हैं तब 1 हो जाता है, और यहाँ पर एक्स बी का यदि मान 1 दे दिया बराबर 1 रहना चाहिए, तो एक को तो 0 होना ही पड़ेगा, एक को तो 0 होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने एक्स ए को क्या मान लिया 0 और एक्स बी को क्या मान लिया मैंने 1। तो देखिए पी टी बराबर यहाँ से निकल कर आएगा एक्स बी के पर 1 रख देंगे और यहाँ पर पी नॉट बी आ जाएगा माइनस के पी नॉट ए आ जाएगा प्लस पी नॉट ए। अब देखें यहाँ पर 1 रख देते हैं तो पी टी बराबर आएगा पी नॉट बी माइनस का पी नॉट ए प्लस का पी नॉट ए, ये प्लस माइनस कट जाएंगे तो पी टी बराबर आ जाएगा पी नॉट बी। यानी जब यहाँ से इनका कुल टोटल यानी इसका यदि मोल प्रभाज कब, जब एक्स ए की वैल्यू 0 होगी, जब एक्स ए की वैल्यू 0 होगी तो विलयन का यानी एक्स ए का मोल प्रभाज क्या होगा हमारा 0 होगा। यदि एक्स ए का मोल प्रभाज दे दिया जाए 0 दे दिया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, देखिए उस समय विलयन का जो आंशिक दाब होगा विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा, विलयन का आंशिक दाब विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे आदर्श विलयन क्या है। आदर्श विलयन और आदर्श विलयन से पहले कुछ चीजें और समझ लेते हैं। देखिए जो दाब होता है वो आपका 2 प्रकार का होता है। दाब को कैलकुलेट किया जाता है 2 विधियों से, एक होती है उसकी प्रयोगात्मक विधि यानी प्रयोगों के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, और एक होती है सैद्धांतिक विधि यानी किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो माप लिया जाता है। किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा जो नाप लिया जाए या मापा जाता है उसी को हम कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है उसे हम कहते हैं, उस दाब को कहते हैं सैद्धांतिक दाब, और जो प्रयोगों के आधार पर निकाला जाता है उसे कहते हैं ऑब्जर्वेटिव प्रेशर, ऑब्जर्वेटिव आंशिक ऑब्जर्वेटिव प्रेशर और थ्योरेटिकल प्रेशर। देखें यानी प्रयोगों के आधार पर जो निकाला जाने वाला आंशिक दाब है उसे PTH से डिनोट करते हैं, और जो थ्योरेटिकल के आधार पर यानी सिद्धांतों के आधार पर जो हमारा उसे पी थ्योरेटिकल यानी जो विधियों से निकालेंगे, यानी किसी मापन यंत्र के द्वारा मैंने माप लिया है, किसी माप यंत्र के द्वारा इस दाब को जब मैंने मापा तो उस समय जो दाब मैंने पाया है उसको मैं दाब कहता हूँ थ्योरेटिकल, और जब मैं प्रयोगों के द्वारा जो प्रयोग करता हूँ उस समय जो हमारा दाब निकलता है उसे मैं कहता हूँ ऑब्जर्वेटिव प्रेशर, ऑब्जर्वेटिव प्रेशर। अब हमें आदर्श विलयन समझना है, तो आदर्श विलयन में होता क्या है। आदर्श विलयन देखें, आदर्श विलयन, आदर्श विलयन किसे कहते हैं, आदर्श विलयन क्या है। देखें आदर्श विलयन क्या होता है। आदर्श विलयन होता क्या है, विलयन का आंशिक दाब या विलयन का सैद्धांतिक आंशिक दाब तथा प्रयोगात्मक आंशिक दाब, इसे मैं कहता हूं सैद्धांतिक आंशिक दाब। पी थ्योरेटिकल को ही कहा जाता है सैद्धांतिक आंशिक दाब, सैद्धांतिक आंशिक दाब। और इसको कहा जाता है, इसको जो कहते हैं पी ऑब्जर्वेटिव को जो नाम दिया जाता है, पी ऑब्जर्वेटिव को प्रयोगात्मक आंशिक दाब, इसे हम लोग जो नाम देते हैं प्रयोगात्मक आंशिक दाब। अब मैंने क्या बताया, आदर्श विलयन कौन से विलयन होते हैं, वे विलयन
जिनका आंशिक दाब, आंशिक सैद्धांतिक दाब, आंशिक सैद्धांतिक दाब और प्रयोगात्मक आंशिक दाब, सैद्धांतिक आंशिक दाब और प्रयोगात्मक आंशिक दाब दोनों बराबर होते हैं, आदर्श विलयन कहलाता है। वे विलयन लिखेंगे, वे विलयन जिनका सैद्धांतिक आंशिक दाब, सैद्धांतिक आंशिक दाब तथा प्रयोगात्मक आंशिक दाब दोनों बराबर होते हैं, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऐसे विलयन कहलाते हैं आदर्श विलयन। तो ऐसे विलयन कौन से विलयन कहलाते हैं? ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन आदर्श विलयन कहलाते हैं। ऐसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? आदर्श विलयन। अब देखें, आदर्श विलयन के पश्चात आता है अनादर्श विलयन। और आदर्श विलयन जब आदर्श है तो उसको हमें ज़्यादा कैलकुलेशन, उसके कुछ गुण वगैरह पढ़ने हैं, वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो अनादर्श विलयन कौन से होते हैं? तो अनादर्श विलयन को समझेंगे। अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, इसमें क्या लिखेंगे? ऐसे विलयन, ऐसे विलयन, ऐसे विलयन जिनका सैद्धांतिक आंशिक दाब, तथा प्रयोगात्मक आंशिक दाब, सैद्धांतिक आंशिक दाब तथा प्रयोगात्मक आंशिक दाब दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। दोनों भिन्न भिन्न होते हैं कहलाता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन कहलाता है। ये कौन सा विलयन कहलाता है? अनादर्श विलयन। यानी वे विलयन जिनका सैद्धांतिक दाब और प्रयोगात्मक आंशिक दाब, सैद्धांतिक आंशिक दाब और प्रयोगात्मक आंशिक दाब क्या होते हैं? दोनों डिफरेंस होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं, कहलाते हैं अनादर्श विलयन। और ऐसे विलयन जिनका आंशिक दाब और सैद्धांतिक दाब दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कौन से विलयन कहलाते हैं? वो हमारे कहलाते हैं आदर्श विलयन। अब देखते हैं, ये अनादर्श विलयन आपका दो प्रकार का होता है। अनादर्श विलयन क्या होता है आपका? दो प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक विचलन आदर्श विलयन, धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। और दूसरा होता है ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। अब इन दोनों को मैं बताता हूं आपको। इसमें अनादर्श धनात्मक वाला कौन सा होता है?
तो ऐसे विलयन जिनका प्रयोगात्मक आंशिक दाब, ऐसे विलयन जिनका प्रयोगात्मक आंशिक दाब उनके सैद्धांतिक आंशिक दाब से ज़्यादा होता है। ऐसे विलयन जिनका प्रयोगात्मक आंशिक दाब, ऐसे विलयन जिनका प्रयोगात्मक आंशिक दाब, ऐसे विलयन जिनका प्रयोगात्मक आंशिक दाब क्या होता है, उनके सैद्धांतिक आंशिक दाब से ज़्यादा होता है। उनके सैद्धांतिक आंशिक दाब से ज़्यादा होता है। आंशिक दाब से क्या होता है, ज़्यादा होता है। कौन से विलयन कहलाते हैं? ऐसे विलयन को धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन को धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन कहते हैं। और इसमें क्या लिखेंगे? ऐसे विलयन जिनका सैद्धांतिक आंशिक दाब, ऐसे विलयन जिनका प्रयोगात्मक आंशिक दाब सैद्धांतिक आंशिक दाब से ज़्यादा होता है। आंशिक दाब से ज़्यादा नहीं, इसमें ज़्यादा होता है और इसमें कम होता है। कम होता है। ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये हुए आदर्श और अनादर्श विलयन। ये दो प्रकार के मैंने आपको विधिवत रूप से लिख दिया है। और ये जो मैंने लिखा है इसे आप लोग अपनी कॉपी में बिल्कुल नोट्स करें, क्योंकि जब आप नोट करेंगे स्वयं तो आपको एक बार जब नोट करेंगे तो नोट करने से मैं आपको बता दूं कम से कम 60% क्लियर होता है। और यदि आपने नोट करने के पश्चात एक बार यदि आपने पढ़ लिया इसे तो मैं आपको बता दूं 90% नोट करने और पढ़ने में ही आपको क्लियर हो जाएगा। बचा हुआ 10% यदि आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो ये मेरा प्रॉमिस है, यदि आप 100% तैयारी है आपकी तो 90% आपको लाने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो तैयारी को 100% रखिए और 90 तो बिल्कुल ही आएगा, ध्यान रखें। और एक बात और, यदि आप जो है यहाँ से सोचते हैं कि यहाँ से हमारे समझ में आए तो यहाँ से समझ में नहीं आने वाला है। तो प्रत्येक चीज़ को शुरुआत से समझे तभी आपको समझ में आएगा। इसे मैं रफ कर रहा हूँ। अब आदर्श विलयन, ये तो अनादर्श विलयन हो गया। अब हम लोग आदर्श विलयन के गुण पढ़ते हैं। आदर्श विलयन के गुण, आदर्श विलयन के गुण।
अब आदर्श विलयन के हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुण। आदर्श विलयन के गुण डालते हैं हेडिंग, आदर्श विलयन के गुण। आदर्श विलयन के गुण। आदर्श विलयन के गुण। यदि आदर्श विलयन के गुणों में समझें तो आदर्श विलयन वे विलयन होते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी वो विलयन आदर्श कहलाते हैं जो नियम कानून कायदा का पालन करते हैं, उनको हम कहते हैं आदर्श विलयन। यानी वे विलयन जो राउल्ट के नियम का, यानी जो अपने बनाए भाई जो नियमों पर चलता है वो बच्चा आदर्श होता है। तो इसी प्रकार वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, कहलाते हैं आदर्श विलयन। यानी वे विलयन क्या लिखेंगे, आदर्श विलयन सभी अवस्थाओं पर लिखेंगे, आदर्श विलयन सामान्यतः सभी अवस्थाओं पर आदर्श विलयन सामान्यतः सभी अवस्थाओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। यानी ये राउल्ट के नियम को पालन करते हैं सभी अवस्थाओं पर, यानी चाहे ठोस में चले जाएं तब भी राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, चाहे तन्यता की बढ़ा दी जाए तब भी राउल्ट के नियम का पालन करेंगे, यदि इनकी सांद्रता को बढ़ा दें फिर भी राउल्ट के नियम का पालन करते रहते हैं। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिख लें। ये तो पहला पॉइंट हुआ। इसमें आदर्श विलयनों में होता है विलय। आदर्श विलयनों में होता क्या, विलय और विलायक और विलायक के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय और विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है। अभी मैं बताऊंगा। यानी विलय आदर्श विलयन में, आदर्श विलयन में विलय के मध्य, विलय और विलय के मध्य तथा विलायक के मध्य, विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, यानी विलय के और विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय और विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होता है, आकर्षण बल के बराबर होता है, आकर्षण बल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं विलय ए और ए, यानी ये विलय के मध्य लगने वाला आकर्षण बल हो गया, प्लस बी और बी यानी विलायक और विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल हो गया, और इन दोनों के मध्य जो आपसी कणों के मध्य जो बल लगता है वही बल ए और बी के भी मध्य लगता है। मतलब इन दोनों के मध्य यानी विलय और विलय के मध्य और विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय और विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आपको बता दें, तीसरा गुण इसमें आदर्श विलयन का आयतन, इसमें लिखेंगे आदर्श विलयन का आयतन, आदर्श विलयन का आयतन जो होता है, आयतन विलय के आयतन तथा विलायक के आयतन के
विलायक के आयतन के योगफल के बराबर होता है। योगफल के बराबर होता है, यानी इन दोनों का आयतन क्या होता है भैया, बराबर होता है। ध्यान रखें। और तीसरा पॉइंट और समझें, अर्थात हम ये कह सकते हैं इसमें जो होता है विलय और विलायक, मान लेते हैं हमने क्या बताया, यानी विलय का आयतन 1 लीटर है और विलयन का आयतन विलायक का आयतन 2 लीटर है, तो विलयन हमें 3 लीटर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब डेल्टा V इज 0, मतलब आयतन में परिवर्तन क्या होता है, 0। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसमें इन आदर्श विलयनों में होता क्या है, डेल्टा V बराबर क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा V बराबर क्या होता है, 0 होता है। अब लिखेंगे अगला पॉइंट जो मेन पॉइंट है, आयनन एंथैल्पी भी इनकी क्या होती है, शून्य होती है। आदर्श विलयनों की आयनन एंथैल्पी भी शून्य होती है। एक पॉइंट, आदर्श विलयनों की आदर्श विलयन की आयनन एंथैल्पी भी शून्य होती है, भी शून्य होती है। आयनन एंथैल्पी भी क्या होती है, शून्य होती है। ध्यान रखें इन दोनों की आयनन एंथैल्पी क्या होती है, शून्य होती है। अब देखें इधर, इसके साथ मतलब हम ये कह सकते हैं कणों कणों के मध्य जो बंध बना होता है, यानी A और A के मध्य बंध और B और B के मध्य जो बंध बना होता है, उनको तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगेगी उतनी ही A और B को तोड़ने में ऊर्जा लगेगी। मतलब हम ये कह सकते हैं अर्थात A और A बंध तथा B और B बंध को तोड़ने में जितनी ऊर्जा लगेगी उतनी ही ऊर्जा A B के मध्य जो बंध बनेगा उसको तोड़ने में लगेगी। उतनी ही ऊर्जा क्या होगी, A और B के मध्य जो बंध बनेगा उसको तोड़ने में लगेगी। उतनी ही ऊर्जा A और B बंध को तोड़ने में लगेगी, तोड़ने में लगेगी, यानी उतनी ही ऊर्जा क्या होगी, इन दोनों बंधों को तोड़ने में लगेगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ऐसे इजी में समझ लेते हैं, ऐसे 2 विलयन ले लें, ऐसे 2 अवयव ले लें जिनके गुणों में क्या हो, समानता हो, तो उनके द्वारा जो विलयन बनेगा वो हमारा आदर्श विलयन ही बनेगा। ठीक है, जैसे एथिल क्लोराइड ले लेते हैं और एथिल ब्रोमाइड ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए C2H5Cl और एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5 और Br, इन दोनों का जो विलयन बनेगा वो एक ऐसा विलयन होगा जिसे हम आदर्श विलयन कहेंगे। इसी प्रकार कई ऐसे विलयन बनेंगे जो आदर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई। अब हम लोग समझते हैं अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन के तो गुण समझ लिए, हम अनादर्श विलयन समझते हैं। अनादर्श विलयन क्या है, और अनादर्श विलयन में कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ें हैं। देखें, अभी मैंने कुछ समय पहले भी आपको बताया था, राउल्ट के नियम में ग्राफ खींचा था और उसमें जो स्थिति मैंने आंशिक दाब खींचा था बिल्कुल एक सीधी रेखा में खींचा था, उसे मैंने कहा था ये जो है माध्य स्थित है, मतलब बीच की स्थिति, ना ऊपर ना ज़्यादा। यानी अब देखें इसमें क्या होता है, आदर्श विलयन में 2 प्रकार का, यानी जो है होता क्या है, स्थितियाँ क्या क्या आ सकती हैं। अभी जो मैंने बताया था P थ्योरेटिकल कैसे ज़्यादा होता है और कैसे कम होता है अनादर्श विलयन को। अनादर्श विलयन देखें इसमें होता क्या है, मैंने क्या किया, इधर ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ। कब ये हो जाएगा भैया, उस स्थिति के लिए
जब आपका P ऑब्जर्वेटिव क्या है, P ऑब्जर्वेटिव जो है ज़्यादा है P थ्योरेटिकल से, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन के लिए हम ये ग्राफ खींच रहे हैं। धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन के लिए, अनादर्श विलयन के लिए। तो मैंने अभी बताया था यहाँ पर होता क्या है आपका, इस स्थिति में एक्स बी बराबर यहाँ पर 0 होता है, एक्स ए बराबर क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर एक्स ए बराबर 0 होता है, एक्स बी बराबर क्या होता है 1 होता है। अच्छा, इनकी मैंने जो माध्य स्थिति खींची थी, इनकी जो माध्य स्थिति थी वो इस प्रकार मैंने ड्रा की थी। मैं रेड पेन से, रेड मार्कर से ड्रा करता हूँ यहाँ पर। इनकी जो स्थिति ड्रा की थी हमने इस प्रकार ड्रा की थी, देखें समझें। ये ड्रा की थी मैंने स्थिति इनकी, ये हमारी स्थिति इन लोगों की। और इसी प्रकार मैंने यहाँ से ये स्थिति ड्रा की थी। इसको मैंने क्या माना था, ये हमारा था पी ए था, ये हमारा क्या था पी ए, ये तो माध्य स्थिति में थी। अब इसमें होता क्या है, धनात्मक विचलन, यानी धनात्मक विचलन में उनका आंशिक दाब क्या होता है, यानी प्रयोगात्मक आंशिक दाब यानी बढ़ जाता है। प्रयोगात्मक आंशिक दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। इसका मतलब जब दाब बढ़ा है, दाब क्या है बढ़ा है। देखें यहाँ पर अभी मैंने क्या बताया, अब थोड़ा सा समझ लें। यहाँ पर इस टैंक में या इस पात्र में पानी भरा हुआ है, इस पात्र में पानी भरा हुआ है और इन कणों के मध्य जो है आकर्षण बल बहुत तीव्रता वाला है। इन कणों के मध्य जो आकर्षण बल है वो बहुत तीव्र है, यानी एक दूसरे को जकड़े हुए है। तो ये ऊपर इतनी ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करेंगे, इतनी जल्दी नहीं जा सकते हैं। या तो हम इतनी ऊर्जा देने चाहिए तब ये तोड़ें तब जाएं, और हम ऊर्जा तो दे रहे हैं पर इतनी जल्दी तो फिर भी नहीं जा सकते क्योंकि इनके आकर्षण बल क्या है ज़्यादा है। अब भैया आकर्षण बल जब ज़्यादा है तो बाष्प दाब या आंशिक दाब मैंने अभी बताया था। अब ये ऊपर जाते हैं, ये ऊपर जब ज़्यादा जा नहीं रहे हैं क्योंकि कम जा रहे हैं तो ये कम पहुँचेंगे, तो इस प्लेट के द्वारा या बाष्प के कण जब ऑटोमेटिक यहाँ पर कम होंगे तो हम ये कह सकते हैं इस पर दाब भी क्या होगा, कम लगेगा। इस पर दाब भी क्या होगा हमारा, कम लगेगा। देखो भाई ये ऊपर से जा रहे थे, ये ऊपर की ओर जाएंगे और ऊपर से ढक्कन लगी हुई है तो ये पुनः नीचे की ओर दाब लगाने की कोशिश करेंगे। परंतु यहाँ पर मैंने क्या बता दिया, इसमें होता क्या है, पी ऑब्जर्वेटिव क्या है ज़्यादा है, पी ऑब्जर्वेटिव ज़्यादा है पी थ्योरेटिकल से, पी ऑब्जर्वेटिव ज़्यादा है। तो इसका मतलब इन कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या है, इन कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल जो है कम है। आकर्षण बल क्या है, कम है। मतलब यहाँ पर फिर समझे, दोबारा मैंने उल्टा बोल दिया, मैं दोबारा बता रहा हूँ इस चीज़ को। पी ऑब्जर्वेटिव यानी अब मैंने पहले थ्योरेटिकल ये अलग रखा था, इस पात्र में मैंने यहाँ पर रखा था, तो इसमें इसका जो दाब बताया गया था कितने भी पास्कल बता दिया गया था, मुझे कोई मतलब नहीं था। अब मैंने इसको यहाँ पर लाए और इससे मैंने एक विलयन बना दिया, और जो विलयन हमारा कौन सा हो गया, ये जो विलयन हो गया हमारा अनादर्श विलयन। ये जो विलयन हुआ हमारा, ये इसको हम कहते हैं अनादर्श विलयन कहते हैं। ये जो हमारा विलयन हुआ अनादर्श विलयन हुआ। अब ये जो हमारा अनादर्श विलयन हुआ तो हमें मालूम है, क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है पी ऑब्जर्वेटिव इज ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल, पी ऑब्जर्वेटिव इज ग्रेटर देन पी थ्योरेटिकल, यानी सैद्धांतिक दाब क्या है, ज़्यादा है, सैद्धांतिक दाब कम है। सैद्धांतिक दाब कम है किससे, प्रयोगात्मक दाब से। प्रयोगात्मक और दाब नहीं, जो कि है हमारा आंशिक दाब, जो कि क्या है हमारा आंशिक दाब है। अब देखें इसका मतलब यहाँ पर ये ज़्यादा हो गया। अभी ये दाब मान लेते हैं 10 पास्कल बताया गया था, इसको मापा गया था, और जब मैंने प्रयोगात्मक आधार पर निकाला तो इनके कणों के मध्य आकर्षण बल क्या है, कम है। जब ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, ये ऊपर की ओर बहुत तीव्रता से जाएंगे, क्योंकि ये आपस में इनकी जो बंधन शक्ति है, इन कणों की बंधन शक्ति, लाल और काले कणों की जो बंधन शक्ति है वो कम है, तो ये ऊपर की ओर भगेंगे। और ऊपर की ओर मैंने ढक्कन लगा रखी, जब ये ऊपर की ओर तेजी से भग रहे हैं एकदम बहुत ज़्यादा और ऊपर से ढक्कन है, तो यहाँ पर जब बहुत से कण हो जाएंगे
तो ये क्या करेंगे, एक साथ में यही दोबारा क्या करेंगे, एक साथ में इस पर जब ज़्यादा बल लगाने लगेंगे, इस पर क्या लगे, इसकी सतह पर ये बल लगाने लगेंगे, तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इन कणों के मध्य आकर्षण बल जितना कम होगा, वाष्प दाब क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। यानी वहाँ पर क्या होगा, वाष्प दाब उतना ही वाष्प दाब क्या हो उतना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और भी निकल रहा है, यानी इनके कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या था हमारा, यदि कम हो जाए तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर समझिए क्या भाई, यहाँ पर यदि आकर्षण बल इनके मध्य लगने वाला कम तो ये वाला ज़्यादा, और यदि ये ज़्यादा तो ये कम। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेटिव क्या है हमारा, ज़्यादा है। ये तो हमारी कौन सी स्थिति है, थ्योरेटिकल स्थिति थी। अब देखें यहाँ पर तो ये बढ़ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पर जो ऑब्जर्वेटिव क्या हुआ हमारा बढ़ गया, तो ये स्तर इस प्रकार क्या होगा, ऊंचा हो जाएगा। ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि पहले हमारा माध्य स्थिति में था, अब ये क्या हुआ है भाई, विलय और विलायक के कणों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल था, विलय और विलायक के मध्य, अभी मान लेते हैं विलय ए और ए के मध्य। अच्छा, जो मैंने अभी बताया है इसको काटूंगा, देखें मैं दोबारा इसको बता रहा हूं। देखें अब हम लोग समझते हैं ऑब्जर्वेटिव है किससे, यानी पी ऑब्जर्व, यानी ऑब्जर्वेटिव आंशिक दाब ज्यादा है पी थ्योरेटिकल से। इस स्थिति में होता क्या है, ये कोई विलियन है, देखें ये कोई क्या है हमारा विलियन है, और ये मान लेते हैं काला वाला जो है, काले जो पॉइंट दिखाई पड़ रहे हैं, ये मैंने मान लिया विलय है, ये क्या है हमारा विलय है, और ये ए और ए, यानी ए और ए के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा। अब मैं यहाँ पर रेड को दर्शाता हूँ, ये रेड जो है हमारा विलायक है, विलायक है। अब रेड क्या है हमारा विलायक है, रेड क्या है हमारा विलायक है। तो इसका और विलय, यानी इसका मतलब ये बी और बी हो गया। अब इसमें कब ज़्यादा हो सकता है, यानी पी ऑब्जर्वेटिव आपका ज़्यादा कब होगा, उसका हमें ग्राफ भी बनाना है। पी ऑब्जर्वेटिव आपका ज़्यादा कब होगा, उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखें यहाँ पर मैंने क्या बताया, विलायक और यदि मान लेते हैं विलय और विलय, यानी विलय और विलायक के कणों के मध्य, विलय और विलायक के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, यानी विलय के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, और विलायक के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। विलय और विलायक के, हमारी बात को समझें, विलय और विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से कम हो गया, आकर्षण बल से ज़्यादा हो गया, मतलब हम ये कह दें, यानी ए और ए के मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्लस बी और बी के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ज़्यादा है किससे, ए और बी से। तो इस स्थिति में जो विलयन होगा वो धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन होगा। कौन सा विलयन होगा, धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन होगा। कैसी स्थिति में, जब यानी ऐसी स्थिति कहीं पर दे दे जब विलय और विलय के मध्य लगने वाले, विलय और विलय के कणों के तथा विलायक और विलायक के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, विलय और विलायक के कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से क्या होता है, लगने वाले आकर्षण बल से ज़्यादा होता है, लगने वाले आकर्षण बल से ज़्यादा होता है। तो इस स्थिति में जो विलयन होता है हमारा धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन होता है। इसको मैं लिख देता हूँ, विलय और यदि विलय और विलय के मध्य, विलय और विलय तथा विलायक और विलायक के मध्य,
विलायक और विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल विलय और विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से ज़्यादा होता है तो विलयन कौन सा कहलाता है? धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन कहलाता है। तो विलयन कैसा कहलाता है? धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन कहलाता है। ये कैसे कहलाता है? देखें, यहाँ पर मान लेते हैं x दिखाई पड़ रहा है, हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर x a बराबर 1, x b बराबर क्या हो गया हमारा 0 हो गया। यहाँ पर x b बराबर 1 और x a बराबर क्या हो गया हमारा 0 हो गया। अब मैंने क्या किया, यदि इसको हम इससे मिला दें, इसको हम क्या करें, इससे मिला दें, ये तो हो गई हमारी माध्य स्थिति। ये कौन सी स्थिति हो गई हमारी? माध्य स्थिति। अब हुआ क्या है, इसमें विलयन, ये तो हमारी माध्य स्थिति है ही, ये डॉटेड मैंने दर्शाई ये हमारी माध्य स्थिति है। अब इसमें हुआ क्या, ये तो मान लेते हैं विलय का हो गया, ये विलय का आंशिक दाब हो गया और ये विलायक का आंशिक दाब हो गया। और इसी प्रकार ये मैंने मान लिया ये हमारे विलयन का आंशिक दाब हो गया। ये क्या हो गया हमारे विलयन का आंशिक दाब, ये विलय का आंशिक, ये विलायक का आंशिक दाब और ये विलय का आंशिक दाब और ये जो है दाब किसका है? ये है विलयन का आंशिक दाब। अब मैंने क्या बताया, यदि इनका आकर्षण बल क्या हुआ है, विलयन का आकर्षण बल क्या हो गया है? विलयन का आकर्षण बल कम हुआ है। जब विलयन का आकर्षण बल कम हो गया है, यानी आकर्षण बल के मध्य जो है आकर्षण बल कम हुआ है, तो एक ऐसी स्थिति आएगी, यानी दाब के ही मध्य हम लोग ड्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये माध्य स्थिति है, तो हमारी माध्य स्थिति। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर हुआ क्या है, जब विलयन को मैंने बनाया है तो इनके मध्य आकर्षण बल ये ज़्यादा है, ये इस प्रकार का है, यानी इनके मध्य आकर्षण बल आपका इस प्रकार का है, इन दोनों के मध्य यहाँ पर भी इस प्रकार का ये आकर्षण बल है। तो इसमें भी क्या होगा, ये हमारा ऊपर की ओर उठ जाएगा। ये कहलाता है धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलित अनादर्श विलयन। आज की और इसको भी हम समझेंगे तो इसमें क्या होता है, देख लें, ये ऋणात्मक विचलित अनादर्श विलयन में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा दिमाग से समझ लें। ये जो काली वाली लाइन है वो आपकी नीचे रहेगी और लाल वाली लाइन ऊपर हो जाएगी। इसी प्रकार इसमें भी होगा। और इसमें क्या लिखा है, विलय और विलायक के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और विलय और विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से ज़्यादा के यहाँ पर कर देना कम, तो आपका आ जाएगा P थ्योरेटिकल इज ग्रेटर देन P ऑब्जर्वेटिव, यानी इसे हम कहेंगे ऋणात्मक अनादर्श विलयन। आज की वीडियो यहीं तक, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप लोगों से थोड़ी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। यदि आप विधिवत रूप से पढ़ाई करना चाहते हैं तो यूनिक ज्ञान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करें। थैंक यू।